ओके, सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम, टेकिकार्डिया एल्गोरिदम या ब्रेडिकार्डिया एल्गोरिदम, 3 हमने एल्गोरिदम डिस्कस किए. तो इन ऑर्डर टू गो टू दिस एल्गोरिदम्स और in order to decide which algorithm to follow, we need to have a systematic approach towards any patient who has got a cardiac arrest. So today we'll discuss that systematic approach through which we'll approach any patient, whether the patient requires a basic life support, whether the patient requires a advanced cardiac life support, or the patient requires something else. ठीक है, तो एक पेशेंट लेते हैं कि ठीक है, एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल सेटिंग में एक पेशेंट आया और गिर गया. तो उसका 2 चीज सबसे पहले देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है. सबसे पहली चीज, अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तब तो आप स्ट्रेट अवे मूव कर जाओगे BLS असेसमेंट में. ठीक है, तो अनकॉन्शियस है मतलब कि होश नहीं है, और BLS असेसमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, चेक रेस्पॉन्सिवनेस, टैप करके आप ठीक हो, सब आप मुझे सुन सकते हो, ये हम एसेस किए. पल्स चेक कर लिया और ब्रीदिंग चेक कर लिया कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है. ये 3 चीज हमने BLS असेसमेंट में कर ली. उसके बाद अगर पेशेंट का पल्स प्रेजेंट है और सांस नहीं ले रहा है तो उसको नॉर्मल सांस देनी है. कैसे देनी है, हर मिनट में 10 सांस देनी है. इधर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है, पेन के थ्रू ब्रीदिंग करना है, किसी भी बीच में एक मास्क के थ्रू ब्रीदिंग करना है, किसी भी तरह उसको सांस देनी है. ठीक है, पहला चीज. उसके बाद हम प्राइमरी असेसमेंट और सेकेंडरी असेसमेंट में जाएंगे. अगर पेशेंट मेंटेन कर लेते हैं उसे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी असेसमेंट में जाएंगे. कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी असेसमेंट, सेकेंडरी असेसमेंट हम लोग अभी थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं. दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, BLS ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस कर लिया है कि कैसे चेस्ट कंप्रेशन करना है, कैसे क्या करना है. दूसरी चीज कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है तो BLS में चला गया. बेसिक लाइफ सपोर्ट में हमने पल्स चेक किया, इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट कर दिया, AED मंगा लिया, पेशेंट को CPR स्टार्ट किया अगर उसको ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको सिर्फ ब्रेथ दिया, सांस दी उसको. उसके बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो कॉन्शियस में फिर वो गिरा क्यों, ये ढूंढना है. ये ढूंढने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं, एक प्राइमरी असेसमेंट, एक सेकेंडरी असेसमेंट. तो प्राइमरी असेसमेंट बहुत सिंपल है, ABCDE. ABCD सबको आता है, लेकिन इसका निमोनिक चेंज हो जाता है. ए से होता है एयरवे. एयरवे का ये मतलब होता है कि वो पेशेंट का जो सांस लेने का जो नाक है या मुंह है वो इंटैक्ट है कि नहीं. कई बार क्या होगा, एक कॉमन से एग्जांपल मैं बताता हूँ कि पेशेंट कैफेटेरिया में खड़ा रहता है, उसने अचानक से कोई चॉकलेट खाया एंड ही फेल्स डाउन, चोकिंग हो गया. ठीक है, गिर सकता है उससे. तो उसको हम लोग एयरवे देखते हैं. आप उसका मुंह खोल के देखो, चॉकलेट मुंह में फंसा हुआ है, सांस नहीं ले पा रहा है, थोड़ा आ गया, तो उसको आप क्या कहते हैं, एक मैन्यूवर किया जाता है जिसमें कि डायफ्राम को और पुश किया जाता है ऊपर, ये ऊपर, तो उससे वो निकल जाता है. तो वो सब करेंगे. अब प्राइमरी असेसमेंट में जो ए से हो गया एयरवे. एयरवे में हम चेक करेंगे पेशेंट का एयरवे कैसा है. अगर एयरवे ठीक है या ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा सकते हैं. लेफ्ट साइड में ऐसे करके लेटरल पोजीशन में लेटा दिए. इसलिए लेटाना है कि अगर बाय चांस पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो वॉमिटिंग एस्पिरेट ना कर जाए. तो इस तरह हम एयरवे को एसेस करेंगे. एयरवे में वो सांस ले रहा है कि नहीं, किस रेट में सांस ले रहा है, ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं. एक इसीलिए से बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है एगोनल गैस्प की, जिसमें पेशेंट सांस तो लेता है लेकिन वो एंडिंग वाला सांस होता है, कहा जाता है, मतलब जस्ट मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, वो तो एगोनल गैस्प, उसको भी पहचानना है. कई लोग उसमें गलती कर देते हैं कि वो लंबी लंबी सांस ले रहा होता है, वो एक्चुअली में प्री अरेस्ट या पेरी अरेस्ट वाला सांस होता है. लेकिन हम लोग सांस तो ले रहे हैं तो कुछ नहीं करना, नहीं, उसमें फिर आप ACLS या BLS पे मूव कर जाओगे. तो एयरवे हो गया. लेफ्ट लेटरल साइड तब करना है जब आपको लग रहा है कि पेशेंट अपना एयरवे मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो एस्पिरेट कर जाएगा. अगर उल्टी करेगा तो पक्का वो एस्पिरेट कर जाएगा, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में कर देना है उसको. सेकेंड में देखना है उसका ब्रीदिंग. अब ब्रीदिंग का ये मतलब होता है कि आपने एयरवे तो चेक कर लिया, एयरवे क्लीन है, कुछ ऐसा चोकिंग वगैरह कुछ नहीं है. तो ब्रीदिंग वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है. अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो 10 ब्रेथ्स पर मिनट उसको सांस देनी है. ओके, अगर उसमें उसको दिक्कत हो रही है तो फिर हम एयरवे की तरफ जाएंगे, मतलब एडवांस्ड एयरवे की तरफ. उसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, लेरिंजियल मास्क एयरवे की ज़रूरत है, कॉम्बी ट्यूब की ज़रूरत है. बहुत तरह के एयरवेज होते हैं जो आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो ताकि पेशेंट का एयर ब्रीदिंग को मेंटेन किया जाए. ठीक है, तो एयरवे और ब्रीदिंग इंटरचेंजेबल होता है कि वो पहले हमने एयरवे चेक कर लिया, इंटैक्ट है,
फिर ब्रीदिंग चेक किया सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तीसरा चीज हो गया सर्कुलेशन, सी से सर्कुलेशन हो गया, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का ये मतलब होता है कि आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर लो, ब्लड प्रेशर ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है। आसान चीज़ क्या होती है, पल्स में हाथ रख के आप चेक कर सकते हो कि उसका पल्स ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम ठीक ठाक है कि नहीं। अगर पल्स ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि ठीक है ब्लड प्रेशर तो ठीक है मोस्टली, ठीक है। तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अब आ जाता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है कि पेशेंट को कई बार स्ट्रोक हो जाता है तो उसका राइट साइड काम नहीं करेगा, वो एक डिसेबिलिटी हो गया, तो पेशेंट मूव नहीं करेगा राइट साइड, तो ये एक डिसेबिलिटी हो गई। कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है क्या, एक टोसिस हो गया, एक आँख ये ड्रूपिंग हो रहा है, पैर में चोट आई है, तो ये सब डिसेबिलिटी होता है। तो डिसेबिलिटी में हम लोगों को क्या करना है, वो एसेस करना है कि वो डिसेबिलिटी को कंट्रोलेबल है या नॉन कंट्रोलेबल है, ठीक है, और उसको किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिसेबिलिटी को इस तरह देखने, उसमें एक निमोनिक है AVPU, ठीक है। A फॉर अलर्ट, V से वर्बल, P से पेन हो गया, और U से अनरेस्पॉन्सिव। तो अगर पेशेंट अलर्ट है, मतलब कि पेशेंट आपका एकदम खुद से बातचीत कर रहा है, आंख खोल रहा है, सांस ले रहा है, तो अलर्ट हो गया। फिर V से वॉइस, वॉइस का ये मतलब होता है कि वो आंख तो बंद किए हुए है, लेकिन आप जब उसको बुला रहे हो तो वो आंख खोल रहा है, तो ये है वॉइस का। P से हो गया पेनफुल, मतलब कि पेशेंट को दर्द हो, अगर आप पेनफुल स्टिमुलाई दोगे तब वो हिलेगा, तो P हो गया। और U हो गया अनरेस्पॉन्सिव, आप कितना भी उसको पेन दे दो वो कुछ नहीं हिलने वाला है, तो AVPU, अलर्ट, वॉइस, पेन और अनरेस्पॉन्सिव। तो ये चेक करना होगा हम लोगों को प्राइमरी असेसमेंट में कि ये है कि नहीं, और ये डिसेबिलिटी के अंडर ही आता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सपोजर। एक्सपोजर का ये मतलब होता है कि कोई पेशेंट आया आपके आगे आके गिर गया, आपने उसको देखा कि ठीक है पेशेंट गिर गया, हमने एयरवे देख लिया, ब्रीदिंग देख लिया, सर्कुलेशन देख लिया, डिसेबिलिटी भी चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि पीछे उसको कोई चोट लगी है, गोली लगी है, चाकू लगा है, कुछ भी लग सकता है। तो आपको पेशेंट को एक्सपोज करके देखना है कि कुछ चोट वैसी तो नहीं लगी है जो सिग्निफिकेंट है, हेड इंजरी तो नहीं है, और या फिर पीठ में कोई चोट है, पैर में कोई चोट है जो दिख नहीं रहा है अपनी आंखों से। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोजर, कि पेशेंट को एक्सपोज करके देखना है कि पेशेंट को वैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 4 चीज़ हमको देखना होता है। अब हम लोग जब इससे आगे जाएंगे तो सेकेंडरी असेसमेंट में जाएंगे। जैसे कि पेशेंट हमारा प्राइमरी असेसमेंट हमने कर लिया, मतलब पेशेंट को प्राइमरीली पूरा एसेस कर लिया, एयरवे देख लिया, ब्रीदिंग देख लिया, सर्कुलेशन देख लिया, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर सब हमने देख लिया। अब सेकेंडरी असेसमेंट में पेशेंट को और हम लोग अंदर घुसते हैं, मतलब कि अगर उसको BLS की रिक्वायरमेंट हुई है या फिर नहीं, BLS के रिक्वायरमेंट से पेशेंट वापस आ जाता है, मतलब आपने उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे दी या थोड़ा 2 मिनट CPR दे दिया और पेशेंट वापस आ जाता है, तो भी आपको प्राइमरी असेसमेंट करना है। अगर हमने CPR दे दिया और पेशेंट को रिवाइव कर लिया, फिर भी प्राइमरी असेसमेंट करना है। तो ACLS के सारे एल्गोरिदम में अगर पेशेंट रिवाइव होता है तो हमें प्राइमरी असेसमेंट, सेकेंडरी असेसमेंट करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है। तो अब सेकेंडरी असेसमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी असेसमेंट में 2 चीजें हैं, एक होता है सैंपल, SAMPLE, और दूसरा है 5H and 5Ts। ये निमोनिक है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया हुआ है। तो सैंपल का क्या मतलब होता है, S से होता है साइंस एंड सिम्टम्स, किसी पेशेंट को हेडेक है, बैक एक है, पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, कहाँ दर्द है, तो आपको सिम्टम्स देखना होगा। हो सकता है कि वो पेशेंट बोलेगा सिर में दर्द है, तो उसको हो सकता है कि उसको ब्रेन में हेमरेज हुआ है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, छाती में दर्द है, हो सकता है MI हुआ है, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स ही बताएगा। तो S से क्या हो गया, साइंस एंड सिम्टम्स। A से क्या हो गया, एलर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एलर्जी। इंडिया में बहुत कम होता है, वेस्टर्न कंट्री से पीनट एलर्जी होता है, बच्चे पीनट खाते हैं, उससे पता चला कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पेशेंट मर जाता है। इंडिया में बहुत सारे होते हैं, बी स्टिंग एलर्जी होता है कि एक मधुमक्खी ने काट लिया, पता चला एयरवे इतने एडिमा हो गया, पेशेंट मर रहा है। तो एलर्जीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को स्पेसिफिक खाने से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को स्पेसिफिक दवाइयों से एलर्जी होती है। तो हर BLS और ACLS में पेशेंट का ये एलर्जी देखना ही देखना है। तो S हो गया, A हो गया। M से होता है मेडिकेशन, पेशेंट ने कोई मेडिकेशन लिया जिसके कारण से उसको, हो सकता है डायबिटिक पेशेंट है, उसने 2 घंटे पहले एक मेटफॉर्मिन खाया है 1 ग्राम का, और आके आपके सामने गिर गया, आपने पूछा, उससे पूछा, जवाब नहीं दिया, घर वाले से कुछ तो गोली खाई थी शुगर की, हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया होगा जिसके कारण पेशेंट गिरा हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, मेडिकेशन, ठीक है। तो आपको साइंस एंड सिम्टम्स हो गया, एलर्जी हो गया, मेडिकेशन हो गया। P से हो गया पास्ट मेडिकल हिस्ट्री,
पेशेंट को पहले ICH हो चुका है, पहले MI हो चुका है, पहले 4 स्टेंट डल चुके हैं, आपको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, पहले उसको COPD है, पहले से कोई सांस की बीमारी है, तो ये हो गया पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पांचवी चीज होता है L से हो गया लास्ट मील टेकन। ठीक है, लास्ट मील टेकन से क्या मतलब है? हो सकता है कि कोई ऐसा मील है जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, पहली चीज। हो सकता है कि कोई ऐसा मील है जो कि उसको एलर्जी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। और हमें जनरली एयरवे को मेंटेन करने के लिए अगर ट्यूब डालना है तो उसके लिए भी जरूरी होता है कि उसने खाना कब खाया था, फिर अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करते हैं कि किस तरह एयरवे को सिक्योर करेंगे। तो ये लास्ट मील टेकन। और लास्ट जो होता है E होता है। E मतलब कि इवेंट्स प्रिसीडिंग द करंट इवेंट्स, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है जो इससे पहले हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले उसको चोट लगी है, इससे पहले उसने कुछ खाना खाया है, इससे पहले उसने कुछ जंगल में घूमने गया था, बी स्टिंग हो गया जिसके कारण से उसको एलर्जी हो गई और पेशेंट हमारे पास अल्टीमेटली BLS या ACLS में लैंड अप किया। तो सैंपल, साइंस एंड सिम्टम्स, एलर्जी, मेडिकेशंस P, L से लास्ट मील टेकन और इवेंट्स प्रिसीडिंग द करंट सिचुएशन। तो सैंपल हमने देख लिया, ठीक है, ये अपना सेकेंडरी असेसमेंट में सैंपल देखेंगे। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ACLS में नहीं हो सकती है, वो होता है रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ आपका अरेस्ट का। मतलब कि कौन सी ऐसी कॉज है जो पेशेंट का हार्ट को बंद कर दिया और अब चालू होने नहीं दे रहा है, लेकिन वो ऐसी चीज है जो आप रिवर्स कर सकते हो। तो इसका जो AHN निमोनिक दिया है वो 5H and 5T दिया है। ठीक है, अब 5H और 5T क्या होता है ये आप सुनो। पहला H हो गया हाइपोक्सिया, सबसे कॉमन कॉज होता है ऑक्सीजन की कमी। ज्यादातर पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी के कारण से अरेस्ट होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हाइपोक्सिया। अगर कोई पेशेंट को हाइपोक्सिया, उसको रिवर्स करने का बड़ा आसान तरीका है, ऑक्सीजन दे दीजिए, किसी भी रूप में दे दीजिए, नेजल प्रोंग से दे दीजिए, फेस मास्क से दे दीजिए, किसी भी चीज से आप दे दीजिए। दूसरा H होता है हाइपोवोलीमिया, मतलब कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, पेशेंट को आपको सिर्फ फ्लूइड देना है। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ फ्लूइड से वापस आ जाते हैं। तो एक हो गया हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। दूसरा हो गया हाइपोवोलीमिया, जिसमें वॉल्यूम की कमी हो जाती है, मतलब कि आपको फ्लूइड देना है उसको। तीसरा H क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, मतलब कि एसिडोसिस। बहुत सारे पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मतलब कि एसिडोसिस। तो एसिडोसिस के कारण से कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें क्या बाइकार्बोनेट देना होता है। अब बाइकार्बोनेट दोगे तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। चौथा H क्या होता है? हाइपो या हाइपरकलीमिया, पोटेशियम अगर बहुत ज्यादा कम हो गया या पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया, तो इन डेट केस भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसका कि बहुत आसान सा तरीका होता है कि अगर हाइपोकैलेमिक अरेस्ट है तो आपको पोटेशियम रिप्लेस करना है, हाइपरकैलेमिक अरेस्ट है तो पोटेशियम को ठीक करना है। कैसे करना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे, GI ड्रिप दे देंगे, आसान तरीके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट कॉज होता है वो हाइपोथर्मिया होता है। ठंडे पानी में कोई आदमी गिर जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और उससे आपको पता चलता है कि पेशेंट को अगर हाइपोथर्मिया इंड्यूस कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको ठीक करने का आसान तरीका है पेशेंट को वार्म कर दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये 5H हो गया। अब होता है 5Ts। 5Ts में जो सबसे कॉमन किसी भी सिनेरियो में होता है वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है, मतलब कि जो पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एयर आ गया, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया। दूसरा T से क्या होता है कि टॉक्सिन्स, अगर पेशेंट को टॉक्सिन मतलब कि कुछ पॉइजनिंग ले लिया, कुछ दवा ऐसी खा ली, कुछ पॉइजन ऐसे ले लिया जिसके कारण से कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो दूसरा T हो गया हमारा टॉक्सिन। तीसरा T हो गया टेम्पोनाड, कार्डियक टेम्पोनाड। जैसे कि हमारे फेफड़ों के आसपास में हवा आ गई तो प्रॉब्लम है, हार्ट के आसपास में ब्लड आ गया तो भी प्रॉब्लम है। तो तीन हो गया आपका, टॉक्सिन्स हो गया, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया और कार्डियक टेम्पोनाड हो गया। लास्ट जो 2 T है वो थ्रोम्बोसिस है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का एक आसान लैंग्वेज में क्या, हार्ट अटैक आ गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, उसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, कोविड के बाद बहुत पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट्स, सब में पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ रहा है। उसका क्या है कि फेफड़ों में कहीं खून का थक्का फंस गया, उससे भी हो सकता है। तो ये 5H और 5Ts अगर हमें याद रहेगा तो हम रिवर्सिबल कॉजेस को दिमाग में रख के फिर पेशेंट को मैनेज करेंगे कि भाई साहब ये सब तो रिवर्सिबल कॉज है, अगर ये सब में कुछ भी हो तो पेशेंट तो निकल जाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा।
अगर कोई इनके अलावा कोई कॉज है जो आपको लग रहा है कि अब कोई पेशेंट है सपोजिटली, इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ आपको और क्यों इंपॉर्टेंस है। एक पेशेंट है 6 साल पहले उसको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, 3 साल से कीमोथेरेपी पे है, 2 साल से रेडियोथेरेपी पे है, अस्पताल में आके अरेस्ट हो रहा है, आपको लगता है वो पेशेंट घर जा सकता है? कोई चांस ही नहीं है ना। वो 6 साल से वो एक बीमारी उसके शरीर को खत्म कर चुकी है। अब हम अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसको 2 घंटे 4 घंटे के लिए हम ACLS जितना भी कर ले उतना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप पेशेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। 6 साल का पुराना कैंसर को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो डेट इज लाइक इरिवर्सिबल कॉज। तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, जो स्ट्रेस देना है वो रिवर्सिबल कॉज को, कि ये 5H एंड 5T से 99% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। और मैंने अपने लास्ट 15 साल के करियर में जितने देखे हैं, अगर 5H और 5T का ध्यान आ जाता है ना उस टाइम पे और हम प्रॉम्प्टली एक्ट कर देते हैं तो कोई पेशेंट मरता नहीं है अगर रिवर्सिबल कॉज में होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ACLS में 5H और 5T हर मोमेंट पे दिमाग में रखना है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस नहीं, पहला हो गया, पहला T था हम लोगों का टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेम्पोनाड कार्डियक टॉक्सिन्स, ठीक है, थ्रोम्बोसिस कोरोनरी, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी। डन, ओके, थैंक यू।